नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 42 क्वेश्चनों को देखा था। कल की क्लास में हम लोगों ने दोस्तों 1 से लेकर 42 तक को क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग दोस्तों 43 से चलेंगे दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग 43 से क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों क्लास को आज एक मोटिवेशनल कोट के अनुसार प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देखते भी हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से कर सकते हैं, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने समय समय पर चमकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, असम का प्राचीन नाम है पावा, कामरूप, पिपलिवन, रामग्राम। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों अगर बात करते हैं असम, तो दोस्तों असम का जो प्राचीन नाम है वह क्या है दोस्तों, बताएं, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। असम का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वह क्या है। प्राचीन नाम क्या था, कामरूप था। क्या नाम था दोस्तों, कामरूप था, ठीक है। और कामरूप का जो शासक था दोस्तों, हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर वर्मा था, ठीक है। कौन था, असम का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो कामरूप था, ठीक है। अगर बात करते हैं कामरूप का शासक हर्षवर्धन। कौन दोस्तों, हर्षवर्धन। कौन दोस्तों, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन का मित्र दोस्तों कौन था, तो दोस्तों कौन था, दिवाकर वर्मा था। कौन था दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कौन था, दिवाकर। कौन था दोस्तों, दिवाकर वर्मा था। कौन था, दिवाकर वर्मा था, ठीक है दोस्तों। कौन था, दिवाकर वर्मा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 44, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। अगर बात करते हैं दोस्तों भारत में जो राज्यों की संख्या कितने हैं, कमेंट करें। यह क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान समय में आपको बताना है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इसका कमेंट आप सभी लोग बताएं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत में राज्यों की संख्या दोस्तों, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखकर आप लोग कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। बताएं दोस्तों। ए नंबर आपका दिया गया है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। और बी नंबर क्या है दोस्तों,
इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। और सी नंबर दोस्तों क्या है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में की जाती है। ठीक है दोस्तों। और डी नंबर क्या है, इनमें या इसमें प्रति एकड़ उपजाऊ कमी होती है, इसमें प्रति एकड़ उपजाऊ कमी होती है। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों, बताएं कमेंट करें। और यह आपका सीटेट एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। और आज के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 45। बताएं दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका ए नंबर दोस्तों। क्या होगा, ए नंबर। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में या गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताएं दोस्तों, यह राज्य केवल नगरों से बना था। ए नंबर आपका विकल्प है। बी नंबर क्या है दोस्तों, यह कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के बीच या खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। और आपका सी नंबर क्या है, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उसको यानी उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। और डी नंबर क्या है दोस्तों, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। बताएं इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। और आज की जो क्लास है दोस्तों वह आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका सी नंबर दोस्तों। सी नंबर, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 47 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। बताएं दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। भंडार संसाधन का, बी नंबर निरपेक्ष संसाधन का, और सी नंबर वास्तविक संसाधन का, और डी नंबर दोस्तों संभाव्य संसाधन का। बताएं क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाँ बताएं आप लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, वह दोस्तों क्या हो जाएगा डी नंबर संभाव्य संसाधन का। ठीक है दोस्तों, संभाव्य संसाधन का। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यह आपके परीक्षा के दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, गर्म जल के झरने फिर आपका डैश खाली स्थान दिया गया है से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों बताएं। पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है।
आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नंबर 48 की बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, बी नंबर, भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं तो आप सभी लोग इसको नोट कर लें। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ताप ऊर्जा, ताप ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो 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 पृथ्वी जो पृथ्वी से प्राप्त जो पृथ्वी से प्राप्त जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है की जाती है की जाती है भूतापीय 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 क्या कहलाती है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भूतापीय क्या कहलाता है आपका, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन के सामने है 49 और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। बताएं दोस्तों। ए नंबर भूमध्य रेखा जिसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, और बी नंबर आर्कटिक वृत्त, और सी नंबर मकर रेखा जिसको मकर वृत्त भी कहा जाता है, और डी नंबर दोस्तों कर्क रेखा जिसको कर्क वृत्त भी कहा जाता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। चलिए दोस्तों पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं दोस्तों। हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, डी नंबर कर्क रेखा। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख जो अक्षांश है वह दोस्तों क्या है, वह दोस्तों आपका कर्क रेखा है। क्या है दोस्तों, कर्क रेखा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग कर्क रेखा समझते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, तब दोस्तों क्या बताएंगे आप लोग, कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री, शायद 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों, बताएं कमेंट करें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की दक्षिणी अक्षांश, बताएं कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला जो प्रमुख अक्षांश है वह दोस्तों क्या कहलाता है, आपका कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, और 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, यह क्या कहलाता है, आपका कर्क रेखा कहलाता है। सॉरी दोस्तों, क्या कहलाता है आपका, अक्षांश रेखा। ठीक है, इसे अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और आपको कमेंट करके यह बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, बताएं कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताएं दोस्तों कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग बताएं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला आपका क्या होगा दोस्तों, राजस्थान। पहला आपका क्या होगा दोस्तों, राजस्थान। दूसरा क्या होगा दोस्तों, दूसरा आपका हो जाएगा गुजरात। क्या दोस्तों, गुजरात। और तीसरा क्या होगा दोस्तों, बताएं। तीसरा आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश। तीसरा क्या होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। और चौथा क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। चौथा आपका हो गया छत्तीसगढ़। क्या दोस्तों, छत्तीसगढ़। क्या होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। और जो दोस्तों आपका पांचवा क्या होगा, झारखंड। क्या होगा दोस्तों, झारखंड। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्या होगा, पश्चिम बंगाल। क्या होगा दोस्तों,
पश्चिम बंगाल। क्या होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। फिर दोस्तों अगला क्या होगा? त्रिपुरा होगा। क्या होगा दोस्तों? त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। और अगला क्या होगा दोस्तों? मिजोरम। क्या होगा दोस्तों? मिजोरम। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने हो गए दोस्तों। देखें आप, पहला आपका हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, और आपका छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा, और आठवां दोस्तों मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं दोस्तों। हाँ, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग इसको ले लें। तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है दोस्तों? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की, अफ्रीका की, अंटार्कटिका। कमेंट करें दोस्तों। हाँ बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें दोस्तों। यह जो है आपका कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। कहाँ पे दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप यह दोस्तों यह विश्व का, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दोस्तों, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दोस्तों, यह क्या है? विश्व का, यह दोस्तों क्या है? विश्व का पांचवा सबसे बड़ा, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप है दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? तो पांचवा महाद्वीप है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है 51, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट करें आप सभी लोग। ए नंबर आपका विकल्प क्या दिया गया है? लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुगत गतिशीलता। बी नंबर फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन। और सी नंबर दोस्तों क्या है? नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता। और डी नंबर दोस्तों क्या है? अन्य प्राणियों की ऋतुगत, ठीक है दोस्तों, अन्य प्राणियों की ऋतुगत गतिशीलता। बताएं आप लोग, कमेंट करें। ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है दोस्तों? कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कमेंट करें दोस्तों अगर बात करते हैं ये ऋतु प्रवास क्या होता है, तो आइए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है दोस्तों, फिर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं ऋतु प्रवास, तो दोस्तों यह क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? आजीविका की तलाश में ऋतु परिवर्तन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आजीविका के तलाश में ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने पशुधन के साथ चारागाहों की खोज में स्थान परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों? ऋतु प्रवास कहलाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ दोस्तों। आजीविका क्या दोस्तों? आजीविका की तलाश में ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने
अपने पशुधन अपने पशुधन अपने पशुधन के साथ अपने पशुधन के साथ चारागाहों अपने पशुधन के साथ चारागाहों सॉरी दोस्तों चारागाहों चारागाहों की खोज चारागाहों की खोज। इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लें, फिर आगे की ओर लिखते हैं हम। फिर से एक बार समझ लेते हैं। आजीविका की तलाश में ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने पशुधन के साथ चारागाहों की दोस्तों क्या चारागाहों की खोज में स्थान परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों? ऋतु प्रवास। क्या कहलाता है दोस्तों? ऋतु प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऋतु प्रवास कहलाता है। इतना तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, बताएं क्या क्लियर हो चुका है? तो चलिए अब हम लोग विकल्प की ओर चलते हैं। बताएं ए नंबर आपका विकल्प क्या दिया गया था? लोगों की अपनी आजीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन और नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। और आपका डी नंबर दोस्तों क्या है? वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तो जैसा दोस्तों आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। क्लियर हो चुका? बताएं आप सभी लोग, एक बार थंबनेल करके बताएं क्या क्लियर हो गया दोस्तों। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या क्लियर हो चुका है। हाँ बताएं, आप लोग कमेंट करें क्या क्लियर हो चुका दोस्तों। थंबनेल करें आप सभी लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं। हाँ कुछ लोग को क्लियर हो चुका है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपके सामने है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? बताएं दोस्तों जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? ए नंबर आपका विकल्प क्या दिया गया है? पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। बी नंबर आपका क्या है? भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। और सी नंबर दोस्तों क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। और डी नंबर दोस्तों क्या है? एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग जनसंख्या घनत्व को ही समझते हैं, फिर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? तो अगर बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व, तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? लोगों की जो संख्या है वही दोस्तों क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। वही क्या कहलाती है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। वही क्या कहलाती है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। वही क्या कहलाती है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति क्या दोस्तों? इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगर बात करते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से
टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है दोस्तों? और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यह आपके पेपर में आ सकता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन इसका पहले आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? सहकारी क्षेत्र, बृहत आकार, लघु आकार, संयुक्त क्षेत्र। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, चलिए अगर बात करते हैं टोकरी बुनाई, तो दोस्तों यह जो टोकरी बुनाई है यह एक प्रकार का लघु उद्योग का उदाहरण है। किसका दोस्तों? तो लघु उद्योग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? लघु उद्योग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लघु उद्योग किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि लघु उद्योग क्या है, तब आप क्या बताएंगे? दोस्तों लघु उद्योग क्या होगा? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। लघु उद्योग दोस्तों, लघु उद्योग क्या होता है? लघु उद्योग वह होता है जहां दोस्तों, जहां पर 5 से 10 व्यक्ति के सीमित संख्या के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लघु उद्योग क्या है? जहां पर दोस्तों 5 से 10 व्यक्ति के सीमित संख्या के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु उद्योग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु उद्योग कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 54? कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? बताएं दोस्तों। ए नंबर महानदी पर बनाया गया है, बी नंबर की कावेरी पर बनाया गया है, सी नंबर क्या है दोस्तों? गोदावरी, की डी नंबर आप दोस्तों बताएंगे कृष्णा। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताएं आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है कि गोदावरी में कि कावेरी में कि कृष्णा पे? आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर आपका 54 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कमेंट करें आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की बात किया जाए तो कृष्णराज जो सागर बांध है दोस्तों वह किस पर बनाया गया है? तो वह कावेरी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? कावेरी नदी पर बनाया गया। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग कृष्णराज सागर बांध को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कृष्णराज सागर बांध ये क्या है दोस्तों? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। दोस्तों पहली बात अगर आपसे पूछ लिया जाए कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? तो यह कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर दोस्तों? तो यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर बात किया जाए कि यह बांध कब बना दोस्तों, तो इस बांध का जो निर्माण है वह किस सन में हुआ दोस्तों? तो इस बांध का जो निर्माण हुआ वह दोस्तों किस सन में हुआ? 1924 में। कब दोस्तों? 1924 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात किया जाए दोस्तों इस बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वह कितनी है? इस बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वह कितनी है? तो वह दोस्तों कितनी है? 38 मीटर। कितनी है दोस्तों? 38 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 38 मीटर। ये क्या है दोस्तों? ऊंचाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई है 3.5। कितना दोस्तों? 3.5 किलोमीटर। कितनी लंबाई है दोस्तों? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों,
कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो कृष्णराज सागर बांध है या कावेरी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। और इस बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो इस बांध का जो निर्माण है दोस्तों वर्ष 1924 में किया गया। ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों इस बांध की जो ऊंचाई है कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 38 मीटर होती है। ठीक है। जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों वह कितनी है? 38 मीटर है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 3.5 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 38 मीटर है। अगर इसकी लंबाई पूछे तो कितनी है? 3.5 किलोमीटर है। क्लियर हो चुका। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लें। हाँ, चलिए अब आगे क्यों चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ए नंबर आपका क्या दिया गया दोस्तों? शिलांग सिलचर। बी नंबर क्या है? उधमपुर श्रीनगर। और डी नंबर दोस्तों क्या है? ईटानगर पासीघाट। और डी नंबर क्या है दोस्तों? मनाली लेह। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 55 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 55 विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है दोस्तों? बताएं, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों अगर बात करते हैं विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग तो यह कौन सा है दोस्तों? यह आपका मनाली और लेह यही है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? तो मनाली लेह यह राजमार्ग आपका भारत का सबसे ऊंचा, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों इस राजमार्ग के जो ऊंचाई है, इस राजमार्ग की जो ऊंचाई है दोस्तों वह कितनी है? तो वह दोस्तों लगभग कितनी है? वह दोस्तों लगभग आपकी है, लगभग कितनी है दोस्तों? इस जो सड़क मार्ग है दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वह लगभग 4000 मीटर है। कितना है दोस्तों? तो 4000 मीटर है। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? लगभग 4000 मीटर है। क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग इसका ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्या है? 56 निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कमेंट करें आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला, सोना। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला, सोना। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो दोस्तों किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो जैसा दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया भी है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर दोस्तों पेट्रोलियम। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर पेट्रोलियम। क्या दोस्तों? ए नंबर पेट्रोलियम। चलिए दोस्तों चलते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों हमारे देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हमारे देश में दोस्तों अगर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत देखा जाए तो क्या है दोस्तों? कोयला। क्या है? कोयला। क्या है दोस्तों? कोयला। और कोयले देश के या दोस्तों क्या करता है? कोयला देश के 67% या क्या करता है दोस्तों? ऊर्जा पूर्ति करता है। या क्या करता है दोस्तों? 67% या क्या करता है दोस्तों? ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरोरा, पोखरण, कलपक्कम,
तारापुर। बताएं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें कौन सा नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरोरा नहीं है, कि पोखरण नहीं है, कि कलपक्कम नहीं है आपका, कि तारापुर? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है दोस्तों, वह कौन सा नहीं है आपका? पोखरण। कौन सा नहीं है दोस्तों? पोखरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं नरोरा, तो नरोरा कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ कहाँ पे है? या दोस्तों कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। यूपी में कौन सा दोस्तों? नरोरा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों कलपक्कम, तो यह दोस्तों कलपक्कम कहाँ पे है? या कहाँ पे है? कमेंट करें, कलपक्कम कहाँ पे है? तो दोस्तों कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि तारापुर यह कहाँ पे है दोस्तों, तो यह दोस्तों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ठीक है दोस्तों, यह आपका कहाँ? महाराष्ट्र में आपका ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों पोखरण, तो दोस्तों यह क्या है? पोखरण। तो दोस्तों पोखरण। अगर बात करते हैं दोस्तों पोखरण, तो यह दोस्तों जो पोखरण है, यह दोस्तों राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में है। और दोस्तों यह परमाणु परीक्षण स्थल है। यह कैसा है दोस्तों? तो यह दोस्तों परमाणु परीक्षण क्या है? यह परमाणु परीक्षण स्थल है। क्या है दोस्तों? यह परमाणु परीक्षण स्थल है। और आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यह क्या है आपका? परमाणु परीक्षण स्थल है। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? तो यहाँ पर आपका 1974 में, और दोस्तों कब? 1998 में क्या किया गया था दोस्तों? परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि मैंने अभी बताया, पोखरण। क्या होगा दोस्तों? पोखरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? दोस्तों क्या दिया गया है? विसर्प, बाढ़कृत मैदान, चाप झील, जलप्रपात। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें। निम्नलिखित में कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, बाढ़कृत मैदान, चाप झील, जलप्रपात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, बाढ़कृत मैदान। क्या होगा दोस्तों? बाढ़कृत मैदान। ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका? बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59? निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित जनजातियों में समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। गौड़, भोटिया, माला, इलूरर, कि भील? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 59 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं आपकी, वो भोटिया, कौन सी दोस्तों? भोटिया, थारू, थारू, जौनसारी, जौनसारी और आपकी दोस्तों बुक्सा। ये दोस्तों जो जनजातियां हैं वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, भोटिया। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? गौड़, कौन सी दोस्तों? गौड़ तथा भील। ये जातियां कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? जनजातियां। तो यह दोस्तों जो जनजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गौड़ तथा भील ये जनजातियां कहाँ पाई जाते हैं दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 60। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों हमारा? मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। कमेंट करें आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 60। ए नंबर आपका विकल्प दिया गया दोस्तों, क्या? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र। बी नंबर आपका क्या है? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। सी नंबर क्या है दोस्तों? गंगा तथा यमुना दोआब। और डी नंबर दोस्तों क्या है? दक्कन तथा कोंकण। बताएं दोस्तों, दक्कन तथा कोंकण। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 60, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है, यह आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 61 लक्षद्वीप समूह में स्थित है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी कि दक्षिण चीन सागर। बताएं दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? कमेंट करें। बताएं आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बताएं आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें। और दोस्तों एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कमेंट करें आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 61। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, तो लक्षद्वीप समूह में जो स्थित है दोस्तों वह क्या है आपका? वह दोस्तों आपका अरब सागर स्थित है। क्या दोस्तों स्थित है? अरब सागर स्थित है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों लक्षद्वीप समूह में क्या दोस्तों? अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है दोस्तों? तो अरब सागर स्थित है। ठीक है, और इसमें दोस्तों इस द्वीप में कुल यानी कि इसमें द्वीपों की जो संख्या दोस्तों वह कितनी है? तो जो आपका दोस्तों लक्षद्वीप समूह है, इसमें जो द्वीपों की संख्या दोस्तों लक्षद्वीप द्वीप समूह में दोस्तों द्वीप समूह में दोस्तों इसमें अगर बात करते हैं कुल कितने द्वीप हैं दोस्तों? तो कुल 36 द्वीप हैं।
कितने द्वीप हैं दोस्तों? कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं दोस्तों? कुल 36 द्वीप हैं। ठीक है। और अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें से केवल 10 द्वीप पर ही मानव का निवास, इस पे से केवल कितने दोस्तों, कुल कितने लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। लेकिन मानव निवास कितने द्वीपों पर करता है दोस्तों? तो मानव केवल 10 द्वीपों पर ही निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कोलकाता बंदरगाह पर या में स्थित है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 बताएं। विकल्प आपका दिया गया गंगा सागर, बी नंबर आपका दिया गया बंगाल की खाड़ी, और सी नंबर दोस्तों क्या दिया गया? हुगली नदी, और डी नंबर दोस्तों क्या दिया गया? भागीरथी नदी। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, कोलकाता बंदरगाह पर आपका खाली स्थान दिया गया है, पर यह में स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? दोस्तों कोलकाता बंदरगाह में यह दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है। जो कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों यह कहाँ पे है? तो यह पश्चिम बंगाल, यह दोस्तों कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बताएं, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और इस बंदरगाह का जो प्रमुख है दोस्तों, यह प्रमुख है पोताश्रय खीरीपुरी है। इस बंदरगाह का जो प्रमुख है वह दोस्तों कौन सा है? तो वह कौन सा है दोस्तों? पोताश्रय खीरीपुर। ठीक है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? यही इसका प्रमुख है, इस बंदरगाह का प्रमुख है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों क्या है आंसर? बताएं, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 63 इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कि आपका दोस्तों डी नंबर राजस्थान में। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 63 इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप लोग बताएं दोस्तों, कमेंट करें। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग, प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, बताएं दोस्तों। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट करें। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं,
इस प्रश्न का आंसर बताएं दोस्तों। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, कि पठार से मैदान की ओर। कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं दोस्तों। तो यह दोस्तों किससे होगा इसका आंसर? स्थल से। क्या दोस्तों? स्थल से समुद्र की ओर। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों? तो स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से दोस्तों क्या? समुद्र की ओर पवनें, आर्द्र पवनें बहती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर। ठीक है दोस्तों। और लौटते मानसून के समय जो आर्द्र पवनें होती है दोस्तों, यह दोस्तों क्या होती हैं? स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। और इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे ही स्थली, इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ही स्थली समीर कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थली समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थली समीर कहा जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। कमेंट करें आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कमेंट करें क्या है क्वेश्चन? भारत की मानक देशांतर है, भारत की मानक देशांतर है 82 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। दो विकल्प आपका दिया गया दोस्तों, बी और सी एक ही जैसा है दोस्तों। और बी नंबर आपका क्या दिया गया? 83 दिया गया। और सी नंबर क्या दिया गया दोस्तों? 82। और डी नंबर क्या है दोस्तों? 82 अंश 50 डिग्री। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करते हैं भारत का मानक देशांतर रेखा, तो भारत का जो मानक देशांतर रेखा होता है वह दोस्तों क्या होता है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर होता है। क्या होता है दोस्तों? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं इसमें देखेंगे तो ये आपका एक ये हो सकता है, एक ये। आप बताएं कि 30 वाला लगाएंगे कि 50 वाला? आप सभी लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो भारत का मानक देशांतर होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? बताएं। हाँ दोस्तों, वह कौन सा होता है आपका? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो वह दोस्तों कौन सा होता है आपका? सी नंबर सही हो जाता है। कौन सा दोस्तों? 30 वाला हम लोग लिखते हैं। ठीक है। और दोस्तों यह देशांतर रेखा दोस्तों कहाँ? इलाहाबाद के निकट। कहाँ पे दोस्तों? तो यह दोस्तों इलाहाबाद के निकट दोस्तों कहाँ? नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? तो यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का समय सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ए नंबर आपका विकल्प क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। बी नंबर क्या है? आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। सी नंबर केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। और डी नंबर केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर। और दोस्तों अगर बात करते हैं कर्क रेखा, तो दोस्तों जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य अक्षांशों पर यह दोस्तों क्या होता है? दोपहर को सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा अवश्य चमकता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ए नंबर, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य।
तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है, बताएं दोस्तों। ए नंबर क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। और बी नंबर दोस्तों क्या है? पर्यावरण के विशिष्ट परिमंडल। और दोस्तों सी नंबर क्या है? मनुष्य का तत्कालिक परिवेश। और डी नंबर दोस्तों क्या है? पौधे और पशु जगत। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कमेंट करें आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। और आप सभी लोग दोस्तों एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा आपका? ए नंबर, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 68, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ या केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो बताएं दोस्तों, दो विकल्प आपका इधर है। पहला विकल्प क्या है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति। और बी नंबर दोस्तों क्या है? सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। और दोस्तों अगला विकल्प आपका क्या है दोस्तों? तो अगला विकल्प आपका है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। और बी नंबर तूती कोरियन पत्तन का पहुंचना आसान है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से चारों विकल्प दिखने लगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपका दो विकल्प इधर है और दो विकल्प इधर है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर दोस्तों, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर हो चुका होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 69। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान दिया गया है में पाए जाते हैं। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? रेगिस्तानों। बी नंबर आपका है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों। और सी नंबर दोस्तों क्या है? पहाड़ों। और डी नंबर दोस्तों क्या है? पठारों। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट करें। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः पाए जाते हैं दोस्तों। तो प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो यह दोस्तों प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? रेगिस्तानों में। ठीक है, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं ये छत्रक शैल क्या है तो ये दोस्तों, तो पवन क्रियाएं अपर्दन के कारण, पवन क्रियाएं जो पवन होता है दोस्तों उनकी क्रियाओं के कारण, अपर्दन के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों? छत्रक शैल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो छत्रक शैल का निर्माण होता है। छत्रक शैल का निर्माण होता है दोस्तों। और यह छाता के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो यह छाता के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो यह छाता के आकार का होता है। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर लें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 70, यदि अहमदाबाद 72.5 देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय प्रातः 8 बजे हो? ठीक है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का आंसर। आप सभी लोग कैलकुलेशन करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों, बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग कमेंट करें। प्रातः 7:20,
प्रातः 7 बजे, प्रातः 8:40, प्रातः 8 बजे। बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों भारत का मानक समय रेखा, तो दोस्तों अगर भारत का मानक जो समय रेखा होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर होता है। कितना दोस्तों, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। इतना तो क्लियर हो चुका होगा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, और अहमदाबाद की स्थिति कितनी है, 72.5 अंश पूर्वी देशांतर है। अहमदाबाद की स्थिति कितनी है दोस्तों, तो अहमदाबाद की जो स्थिति है वह दोस्तों कितनी है, 72.5 अंश पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका होगा। अगर दोस्तों इसमें से 72.5 में से अगर 82.5 अंश से अगर 72.5 अंश निकालते हैं तो कितना मिलता है आपको, कितना मिलेगा दोस्तों, 10 देशांतर मिलेगा। 10 देशांतर मिल जाएगा ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसको क्लियर हो चुका है। हाँ, कितना मिलेगा आपका, 10 देशांतर। 10 देशांतर आपका मिलेगा, 10 अंश देशांतर मिलेगा कि नहीं दोस्तों। हाँ, इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर आप जानते हैं कि एक देशांतर, एक अंश देशांतर बराबर, एक अंश देशांतर बराबर कितना होता है दोस्तों, तो एक अंश देशांतर जो बराबर होता है दोस्तों वह कितना होता है, 4 मिनट का। कितना होता है दोस्तों, तो 4 मिनट का। और 10 देशांतर की अगर बात करता है दोस्तों, तब 10 अंश देशांतर की अगर बात करते हैं दोस्तों तब कितना हो जाएगा, बोलो। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों 40 मिनट आ जाएगा। वो तो बोलो, क्लियर हो चुका है कि नहीं, बताएं, क्लियर हो चुका है कि नहीं। पहले आप दोस्तों क्या करेंगे, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से घटा लेंगे किसमें, 72.5 अंश पूर्वी देशांतर को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 अंश देशांतर आ जाएगा। 10 अंश देशांतर आ जाएगा कि नहीं। और आप जानते हैं कि एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। एक अंश देशांतर बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 4 मिनट होता है। और अगर 10 अंश देशांतर की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 मिनट हो जाएगा। इतना क्लियर हो चुका होगा, 40 मिनट हो चुका है ना दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करते हैं अहमदाबाद, अगर बात करते हैं अहमदाबाद मानक रेखा, अहमदाबाद समय मानक रेखा पर से पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद समय मानक रेखा से पश्चिम बंगाल में स्थित है। अतः अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा, अहमदाबाद का जो स्थानीय समय होगा दोस्तों, तो अहमदाबाद का स्थानीय जो समय क्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसको मिटाते हैं। हाँ, स्थानीय समय की अगर बात करते हैं दोस्तों तब क्या होगा, स्थानीय समय। तो भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय, उसमें से आप इसको क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो ये क्या है दोस्तों, भारत का जो मानक समय है वो आप जानते हैं क्या होगा दोस्तों, अहमदाबाद का स्थानीय समय। ठीक है, उसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, 8 बजे। 8 बजे से आप 40 मिनट घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 बजे से अगर आप 40 मिनट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बज रहा है। ठीक है, अब 8 बज रहा है, अब आप 40 मिनट घटाएं, कितना घटाएंगे दोस्तों, 40 मिनट। तो कितना आपको मिल रहा है, 7:20 मिल रहा है दोस्तों। कितना मिल रहा है, 7:20 मिल रहा है। और कितना, ये मॉर्निंग की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी तो मॉर्निंग होगा, यानी कि प्रातः होगा। बताएं, क्लियर हो चुका कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7:20 प्रातः। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी लोगों को यह क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।